नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भौगोलिक स्वरूप चल रहा है। जो राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, राजस्थान को 4 भागों में बाँटा जाता है, वो तो सीक्वेंस वाइज़ हम हर एक को देखते जा रहे हैं। मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीटली देखा, उसके बाद हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को देखा और अभी जो हमारा चल रहा है वो मैदानी पर्वतीय प्रदेश चल रहा है। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि इसका उद्गम कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, एक खाई के रूप में हमारे सामने कैसे बना ये, उसके बाद नदियों द्वारा इसको कैसे भरा गया और एक समतल मैदान के रूप में हमारे सामने लाके बिछा दिया गया। किसके द्वारा बिछाया गया? तो जो नदियाँ गुजरती है यहाँ से, इनके द्वारा, और इन्हीं को बोला जाता है बेसिन। जो इन नदियों का भराव क्षेत्र होता है, इन्हीं को बोला जाता है बेसिन। और इसके ये नदियों द्वारा जो मिट्टी लाके बिछा दी जाती है आसपास, वही इनका बेसिन होता है। वो तो इसमें महत्वपूर्ण नदियाँ जो बनास नदी हो गई, चंबल नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी, ये नदियाँ यहाँ से गुजरती है। तो कहीं ना कहीं इस भाग का निर्माण करने में सबसे जो महत्वपूर्ण नदियाँ भूमिका निभाई है वो ये 4 नदियाँ हैं। तो इन्हीं 4 नदियों के कारण इसको 4 हिस्सों में हम बांटते हैं। कौन कौन से हिस्से हो गए? तो एक हो गया माही का मैदान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चंबल का मैदान हो जाएगा, बनास का मैदान हो जाएगा और बाणगंगा का मैदान हो जाएगा। तो ये 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। देखो, चंबल, माही और बनास, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ये बाणगंगा नदी है जो पहले तो यहाँ पे जाके मिल जाती थी यमुना में, लेकिन अभी ये भरतपुर तक जाके लुप्त हो जाती है। जयपुर से निकलती है बैराट की पहाड़ियों से, और तो इसको इतना महत्व तो नहीं दिया जाता है, लेकिन है क्षेत्र थोड़ा बहुत तो माना तो जाएगा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सामने है। मैदानी जो पूर्वी प्रदेश है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इसका उद्गम किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ये हमारे सामने आया और किस प्रकार एक प्लेट टूटने से कुछ भूचल हलचल हुई, उसके कारण यहाँ पे खाई बन गई थी। उसी खाई को भरने के लिए नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई और खाई को भर दिया गया। और न सिर्फ खाई को भरा गया, यहाँ पे ध्यान रखना, खाई को भरने के लिए तो मान लो कि ये खड्डा हो गया ना, इसको भरने के लिए तो यहाँ पे इतनी बराबर मिट्टी ला के समतल मैदान कर देंगे ना, तो ये तो हमारे सामने एक मैदान हो गया कि हाँ, नदियों ने भर दिया। लेकिन नदियों ने इसको सिर्फ भरा नहीं, इसको इतना ऊपर उठा दिया, इस भाग को इतना ऊपर उठा दिया, मतलब कि लगभग 200 से 500 मीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है इसकी। जो खाई थी, जो गहराई में चला गया था, ठीक है, उसकी औसत की ऊंचाई कितनी मानी जा रही है? लगभग 200 से 500 मीटर। तो आप सोच सकते हो कि कितना, मतलब कि परतें चढ़ा दी गई है मिट्टियों की, नई नई परतें, मतलब हर बार नदी आती है, हर बार नई परत वहां पे चढ़ाई जाती है। तो इस तरह की चीजें हमारे सामने हो रही है। अब हमको क्या पढ़ना है आज? आज हमको देखना है, एक तो चंबल बेसिन देखना है, चंबल बेसिन क्या है यहाँ पे और इसकी भूमिका क्या है, चंबल नदी क्या है, और दूसरी चीज के कुछ और फैक्ट निकलते हैं मैदानी पूर्वी प्रदेश के, उनको देखना है। एग्जाम की तरह से महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, तो उसकी बात सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे राजस्थान में जो भी भाग है राजस्थान को बांटा गया है, जिन्हीं भौगोलिक भागों में बांटा गया है, उनका क्रम क्या है। तो आप हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो किसके द्वारा? तो नदियों को भरने के द्वारा, मतलब नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई उसको भरा गया, उस मिट्टी से इस क्षेत्र को भरा गया। तो ध्यान रखना कि भरा गया, तो इधर ये क्षेत्र जो था ना पहले, वो कौन सा था? अरावली। तो कहीं ना कहीं अरावली का निर्माण पहले हो चुका था। दूसरी चीज, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाड़ौती का पठार भी मौजूद था। कब? जब अरावली का निर्माण हो गया था, मतलब होने के बाद हाड़ौती का निर्माण हुआ है माना जाता है। लेकिन इस प्रदेश के नहीं होने से पहले, किसके? इस मैदानी पूर्वी भाग के नहीं होने से पहले अरावली की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं हाड़ौती तक थी। और जो हाड़ौती का जो हिस्सा था वो अरावली के पूर्वी भाग में था और जड़ों में था इसकी, मतलब कि कहीं ना कहीं कदमों में पड़ा हुआ एक पठार था ये, हाड़ौती का पठार। तो बीच में फिर कुछ हलचल हुई और खाई बन गई। तो यहाँ से दो चीज हमारे सामने आ जाती है कि पहले अरावली का निर्माण हुआ, उसके बाद हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रक्रिया हुई, ये कब हुई? तो ये पहले हो चुकी थी। किससे पहले? मैदानी भाग के पहले। तो क्वेश्चन यही उठ सकता है कि क्रम में जमाइए किसके अनुसार? काल के अनुसार। तो क्या देखेंगे? अरावली का निर्माण हो गया, उसके बाद हाड़ौती का निर्माण हुआ, उसके बाद मैदानी भाग का निर्माण हुआ और उसके बाद मरुस्थल का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे दो चीजें और हमारे सामने आती है। मैदानी भाग का निर्माण पहले हुआ या पश्चिमी भाग का निर्माण पहले हुआ? तो ध्यान रखना, निर्माण दोनों का साथ में ही हुआ। नदियों द्वारा मिट्टी यहाँ पे भी लाई गई, नदियों द्वारा मिट्टी यहाँ पे भी लाई गई। लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ पे? दिक्कत ये होती है कि इसके द्वारा यहाँ पे जो मिट्टी लाई गई, यहाँ पे खाद्यान्न फसलें ज्यादा हो रही है, जंगली इलाका है, ठीक ठाक वृक्ष मिल जाते हैं, लेकिन
यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि ये क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र में फैलता हो जा रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र बनता जा रहा है, पहले नहीं था। तो हमारे सामने क्वेश्चन उठता है ना कि पहले मरुस्थल बना या मैदानी भाग बना। तो ध्यान रखना कि दोनों क्षेत्र साथ ही बने, लेकिन मरुस्थल का जो निर्माण हुआ वो बाद में हुआ। कुछ कारण थे, जो कारण हमने जब मरुस्थल पढ़ रहे थे उसमें देख लिए कि मरुस्थलीय विकास किस प्रकार हो, हम लोग के हमारे सामने आया। तो ये समझने वाली बात थी। अब हमारे सामने आता है कि यह हिस्सा और यह हिस्सा किसका है। ठीक है, ये हिस्सा और ये हिस्सा किसका है? तो ये दोनों जो अवशेष माने जाएंगे वो 33 सागर के माने जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि इससे पिछले वाली क्लास में वैसे भी हमने डिटेल में समझा था। कारण ये है कि ये जो भारतीय प्लेट है ना, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं इस प्लेट को, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये प्लेट हमें इस तरह मिलेगी, इस तरह मिलेगी ये प्लेट। ये हिस्से है ना जो डॉट डॉट में बना रहा हूं, ये हिस्से नहीं थे इसके साथ। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो अफ्रीका जो टूट की प्लेट हमारे सामने आई ना, वो प्लेट बस यही थी और कुछ भी नहीं था, ना हिमालय था, बस ये प्लेट थी। ऊपर एशिया महाद्वीप था और बीच में बस ये सागर था और कुछ नहीं था। ये पानी था, ये एशिया हो गया इधर और ये उपमहाद्वीप हो गया। इसको फिर भारतीय उपमहाद्वीप, भारत नाम दे दिया गया, तो भारतीय उपमहाद्वीप कह दिया गया। लेकिन ये हिस्सा था, बस कुछ नहीं था बीच में, बस बस 33 सागर था। कोई हिमालय नहीं था, कोई गंगा का मैदान नहीं था, कोई यूपी बिहार नहीं था, पंजाब नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान नहीं था। तो ये क्षेत्र नहीं थे, था तो बस एशिया महाद्वीप था और वो प्लेट थी आखिरी हिस्सा। ठीक है, जैसे हिमालय के उत्तर में जो भी हिस्सा है ना, वही एशिया है। हिमालय जो बना वो बना किससे? 33 सागर के अंदर उसका निर्माण हुआ है, दो प्लेटों के टकराने से। और 33 सागर के अंदर जो चट्टानें जम गई थी करोड़ों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक, जो वहां पे जो नदियां पानी लाई, ठीक है, एक तो वो अंदर देखो, चाहे कोई प्लेट हो ना हो, ये मान लो समुद्र है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे चीज को कि ये पेंजिया महाद्वीप है, इसको दो भागों में टूट गया और बीच में क्या बना? 33 सागर बना। समझ गए ना? 33 सागर बना। अब ये पानी तो ऊपर चढ़ा है ना, ऐसा तो नहीं है कि धरती के अंदर चला गया हो पानी। ये पानी जो 33 सागर बना ना, ये धरती के ऊपर ही तो है, इसके अंदर तो चट्टाने अभी भी मौजूद है ना। प्लेटें तो टूटी है, ऐसे थोड़ी कि पृथ्वी दो भागों में अलग हो गई, पृथ्वी दो भागों में थोड़ी अलग हुई है क्या? सिर्फ प्लेटें ही तो टूटी है ना। अब हजारों लाखों चट्टाने हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है, मतलब एक चट्टान दूसरी वापस दूसरी, इस तरह की मतलब अलग अलग चट्टानें मिल जाती है हमको। ठीक है, जैसे ये प्लेट है, इसके नीचे और प्लेटें होंगी और प्लेटें होंगी। हमें तो, हमारी तो बस ये प्लेट टूटी है, बस सिर्फ एक ये प्लेट टूटी है, ठीक है, प्लेट टूट के अलग हुई है। एक मिनट, हमारी बस एक प्लेट टूट के अलग हुई, इसके नीचे तो काफी सारी चट्टानें वो तो मौजूद है ना। तो ये जो 33 सागर बनाया ना, इसका निर्माण हुआ है ना, तो ये कुछ महाद्वीप थे, उप महाद्वीप बोल दो, सिर्फ द्वीप बोल दो, छोटे छोटे द्वीप भी थे, महाद्वीप भी थे, 7-8 महाद्वीप थे वो थे। तो वो सिर्फ अलग हुए यहाँ से, वो यहाँ से दूर हो गए हैं, मतलब कि चले गए। लेकिन इनके नीचे का जो कठोर हिस्सा है वो तो यही मौजूद है ना। तो ये प्लेट टूटी है, बस ध्यान रखना। बाकी उनके नीचे जो चट्टान है ना, वो तो यहाँ पे मौजूद है। तो 33 सागर का निर्माण किस किस पे हुआ है? जो पानी आया ना यहाँ पे, सागर पानी जो साइड में था फिर यहाँ पे आ गया, वो किससे आया? तो यहाँ से आया। एक बार बना लो, फिर आगे देखते हैं। अब देखना, बना लेना मैं पैसा कैसा, और जो जो भी आपको लगे ना ठीक ठाक वो लिख देना। उसके बाद देखना 33 सागर का निर्माण हमारे सामने हुआ, ठीक है। कैसे हुआ? तो इसके अंदर भीतर तो चट्टान है ना थोड़ी बहुत, ऐसे तो नहीं है कि सारी प्लेटें अलग हुई पूरी, मतलब दो पृथ्वी दो भागों में हो गई, एक पृथ्वी कहीं और जा रही है, एक पृथ्वी कहीं और जा रही है, ऐसे थोड़ी हुआ। पृथ्वी तो एक ही है ना, वो तो पानी ऊपर बीच गया बस। कुछ खाई, गहरी खाई हुई, जैसे कि यहाँ पे मैदानी भाग में पिछली क्लास में देखा था, कुछ खाई बनी, उस खाई को भरने के लिए नदियां आई और भर दिया। उसी तरह 33 सागर को भरने के लिए भी पूरी पृथ्वी पे कुछ कुछ नदियां आई और भर दिया गया, तो कई छोटे छोटे समुद्र बन गए। अगर 33 सागर मौजूद होता ना अभी, तो पृथ्वी के बीचों बीच पूरा एक समुद्र होता, एक समुद्र पूरा बीचों बीच होता। लेकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि हर जगह, हर देश में कुछ नदियां, जहां पे भी स्थिति रही, जहां पे प्लेटें टकराई होगी, वहां पे नदियां आई और वहां पे
उसको भरने का काम किया। कारण क्या बना कि ये जो तैतीस सागर बना ना, इसी के हिस्से में सूर्य की रोशनी जाती है, तो यहीं पे कहीं ना कहीं मानसून आ जाता है। ठीक है, जो हवाएं चलती है, आपने देखा हो कितनी प्रकार की हवाएं होती है, वो बनता है। तो एक मरुस्थलीय क्षेत्र और एक ये, तो आप खुद ही बता दो कि इसका निर्माण और इसका निर्माण अलग होगा, साथ में होगा? निर्माण साथ में होगा, ध्यान रखना। लेकिन हमको ये क्यों कहा जाता है ये मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण बाद में हुआ है, ये नवीन है? मरुस्थल बाद में बना है, समझना चीज को, मरुस्थल बाद में बना है। ये चीज को बहुत कंफ्यूज करती है कि निर्माण पहले किसका हुआ है, मरुस्थल बाद में बना है। इसलिए हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग का, ठीक है, निर्माण पहले हुआ है बाद में, वो ही नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का निर्माण कब हुआ है, तो कब हुआ है, तो सबसे बाद में हुआ है, राजस्थान के क्रम में देखा जाएगा। तो ये स्थिति हमारे सामने बनती है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो हिस्सा किसका कहेंगे इसको? तैतीस सागर का हिस्सा। तैतीस सागर का कारण, जहाँ पे तैतीस सागर मौजूद था वहीं पे बाद में नदियां बनी, हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय से नदियां आई, उन नदियों के द्वारा इस मिट्टी को लाया गया और भरा गया। इधर से चंबल नदी निकली, ठीक है, जनापाव की पहाड़ी है, महू क्षेत्र है, 84 गढ़ से होके चित्तौड़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा, यहाँ पे 6 जिलों में लगभग बहती है ये। चित्तौड़ से हो गया, बूंदी हो गया, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में होकर ये इटावा में, यूपी में यमुना मिल जाती है। वही यमुना आगे चल के वापस यूपी में सॉरी गंगा मिल जाती है। तो ये तो स्थिति होगी मोटे मोटे तौर पर देखे तो। लेकिन हमको देखना है कि मैदानी भाग से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन यही उठेंगे कि लगभग इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो इसकी ऊंचाई हो सकती है 200 से 500 मीटर एवरेज मान जाती है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई किस तरफ होगी, तो वो चंबल की तरफ होगी या माही की तरफ होगी। कारण क्योंकि माही नदी ऐसे निकल के वापस चली जा रही है दक्षिण में, तो कहीं ना कहीं यही यहाँ पे उठा हुआ भाग है। दूसरी चीज, हाड़ौती का पठार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पठार उठा हुआ भाग है। तीसरी चीज, ये जो नदी है ना, बनास नदी, इसकी स्थिति सीधी यहाँ पे जाके इधर जा रही है, तो इससे पता चलता है कि इसकी जो ढलान है वो इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये उठा हुआ भाग है। तो जिस तरफ ढलान होगी ना वो भाग नीचे होगा, और जहां जहां जिस तरफ से ढलान उठ रही होगी वो, मतलब कि कम हो रही होगी ढलान, इधर ढलान जा रही है ना, अगर जहां पे ढलान है वो हिस्सा ऊपर उठा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज है। और ये बाणगंगा नदी भी दरिया रही, तो हमारे सामने है कि उठा हुआ भाग किस तरफ है। तो क्वेश्चन बन सकता है और डीपली क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी मैदानी भाग का ढलान किस तरफ है। ठीक है, तो किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। और अगर और डीप में पूछे तो किस तरफ है, उत्तर और पूर्व की तरफ है। बस क्वेश्चन बनेगा, माइंड से करना है ये। बाकी अगर हमको पता नहीं होगा ना तो गलत हो जाएगा। और ये भी किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको कि इस तरह कोई किताबें भी नहीं समझा पाती इस तरह। ये बस मतलब कि कोई मैप बना के अच्छे से समझाए ना, तब समझ पाते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चंबल बेसिन की। मैदान की बात हो गई, और ध्यान रखना कि दोनों क्षेत्र तैतीस सागर से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई है। अब ये बेसिन कैसे बने उसी की बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले एक चीज हमको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। शुरू करने से पहले एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ये क्या है, ये क्यों देख रहे हैं हम? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो चंबल नदी है ना, इसका भराव क्षेत्र इतना मजबूत है कि इसने जहां जहां पे भी मिट्टी बिछाई ना, वहां पे इतना शानदार उपजाऊ क्षेत्र क्षेत्र बना दिया है। आपने तरबूज खाए होंगे, खरबूजे खाए होंगे, ठीक है, कितने मतलब कि आपने खरीदे होंगे, तो इतने बड़े मिल गए होंगे, इतने बड़े मिल गए होंगे। इस क्षेत्र में जाके देखना आप सोच नहीं सकते इतने बड़े आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिट्टी इतनी पावरफुल है यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिट्टी अगर कोई है तो वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और जितनी नवीन होगी जितनी, उतनी ताकतवर होगी। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? बारहमासी नदी है। तो एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो 12 महीने बहने वाली नदी है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसका बहाव क्षेत्र काफी ज्यादा है, तो ये नदी कभी समाप्ति नहीं होती। और इसी नदी पर राजस्थान की सबसे ज्यादा बिजली पैदा की जा रही है, और इसी नदी पे हमारा परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। कारण अगर कहीं हमला भी हो ना भारत में, तो 2-3 जगह ही ऐसी है, तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यह भी बन जाता है। और ये एशिया का लगभग दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है यहाँ पे। वो तो फिर जब योजनाओं की परियोजनाओं की बात करेंगे तब बात करेंगे। अब हमको देखना है कि यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है एग्जाम के लिए। तो देखना, तो सबसे पहले तो जलोढ़ मिट्टी, रेत होती है ना, रेत हो गई, जैसे कि सड़े गले पेड़ पौधे हो गए जो टूट के बिखर गए पड़े हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हो गई। कितनी बड़ी चट्टानें, आप सोच लोगे कमरे होते हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हो गई।
कुछ बालू रेत हो गई, और गाद उसी को बोलते हैं जो अवशेष होते हैं कि पेड़ पौधे टूट के कट जाते हैं, हुमस जिसमें मर्यादा होती है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर जो धूल उड़ उड़ के आती है हवा के साथ, वो धूल हो गई। तो इस तरह की सारी चीज़ें, सारी चीज़ों का मिश्रण, सारी चीज़ों का मिश्रण क्या होता है, हवा के साथ, सॉरी, जब भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, और जब भी यहाँ पे इस पहाड़ से, विंध्याचल श्रेणी पहाड़ से पानी के रूप में ये बहना शुरू करता है मानसून, ठीक है, जब बारिश होती है पानी, तो इसके साथ जो भी हमने देखा ना, जिन चीज़ों का मिश्रण, ये सारी चीज़ें एक साथ बहने लगती है। बह के कहाँ पे जाएगी, ये बढ़ेगी, आगे जाएगी, और यहाँ पे इस तरफ जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि 834 मीटर ऊंची, सॉरी 854 मीटर ऊंचाई है इसकी, इसी चंबल नदी की 854 मीटर ऊंचाई है। कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ से निकलती है। तो लगभग ये धीरे धीरे इसकी ढलान कम होती जाती है और कोटा और बूंदी में आती है। कोटा और बूंदी ये क्षेत्र है यहाँ पे। इस क्षेत्र में आने पर क्या होता है कि ढलान थोड़ी मंद हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ढलान है, यहाँ पे भी ढलान है, और आपको चित्तौड़ में यहाँ पे कुछ भीड़ मिल जाएंगे, बड़े बड़े खड्डे, मतलब कि देखना, इसको भी देखना, जैसे नदी है बह रही है। अब क्या हुआ कि गहराई है ना, होती है ना, ठीक है, इस तरह गहराई होती है नदी में, मतलब कि ये दोनों तरफ की वो है, दीवार है। अब क्या होता है कि इसके नीचे जो मिट्टी है ना, मतलब कि मान लो कि 20 मीटर 30 मीटर की पूरी एक परत होती है ना, वो खिसक जाती है, और क्या होता है कि पानी में बह जाती है। तो खिसकने से क्या होता है कि इसकी इस तरह आकृति बन जाती है इस नदी की। क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्थिति थी ना, वो ढह गई, और ढह के पानी के साथ आगे बह गई। तो इस तरह की स्थितियां बन जाती है। जब काफी गहर, इस नदी बहुत बड़ी है, भराव क्षेत्र काफी ज्यादा है, तो काफी गहराई में है, ये लगभग ही 50 मीटर गहराई में है नदी, 50 मीटर से ज्यादा गहराई में होगी नदी। और ये बहती कितनी ऊंचाई पे, तो देख लो, 834 मीटर, मतलब कि जहाँ पे मध्य अरावली की चोटियां है ना, मध्य अरावली की, मतलब औसतन 450 मीटर है, उससे ऊंची नदी तो ये बह रही है यहाँ पे। लगभग 300 400 500 मीटर की तो औसत ऊंचाई किसकी है, इस क्षेत्र की है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज है। तो ये नदी 834 मीटर ऊंची भराव क्षेत्र से लेके आती है, और ये जो मिश्रण बनाती है ना ये नदी, किसका मिश्रण, घात का, रेत का, धूल का, सारी चीजों का, जो भी पेड़ पौधे सड़े गले जो भी, उसका मिश्रण नदी के साथ, बहाव के साथ आगे बढ़ता है, और वो मिश्रित हो जाता है, मिश्रित होता जाता है। अब इसके अंदर कितने तत्व मिल गए आप देखो। क्या इसको खाद की आवश्यकता होगी क्या, हुमस की मात्रा इसमें मिल गई, रेत की मात्रा इसमें मिल गई, धूल मिल गई इसमें, पेड़ पौधों की सलन गलन जो होती है वो मिल गई इसमें, चट्टानें मिल गई, चट्टानों के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनसे चट्टानें बनती है, वो चट्टानें घिस के घर्षण हो रहा है। दो चीजें होती है, एक तो अपर्दन होता है, अपर्दन होता है, तो अपर्दन होता है वो कि चट्टाने की चट्टानें बह जाती है, फिर टूटती रहती, छोटे छोटे कंकरों फैल बनती है, फिर वो बिल्कुल बारीक पत्थर, बारीक हो जाती है। ये तो हो गया अपर्दन। और एक और होता है इसमें घर्षण। तो जब फुल स्पीड से पानी जा रहा होता है ना, चट्टाने घिस जाती है, मतलब पानी उसको, चट्टानों को घिसता रहता है, चट्टानों को बिखेरता, मतलब अपने साथ में जाता है पानी, उसको घर्षण करता है, मतलब कि बिखेरता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं घर्षण। तो अपर्दन और घर्षण दोनों चीजें अलग होती है, ध्यान रखना। अपर्दन तो होता है कि अपने साथ चट्टानों को ले जाके तोड़ना, और घर्षण, वो चट्टान स्थिर है, उसके ऊपर से मतलब घर्षण करना उसका, ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे सामने। तो मिश्रण और ये तत्व, इन इसी मिश्रण से तत्व बन रहे हैं। तो ये जो मिट्टी है ना, कहाँ पे बिछ जाती है, ये बिछ जाती है यहाँ पे कोटा में और बूंदी में सबसे ज्यादा, और यहीं पे नदी की थोड़ी गहराई कम होती है। और यहाँ पे कोटा बैराज बांध बना हुआ है इसी नदी पर, कोटा बैराज बांध। इसी कोटा बैराज बांध को बनाया गया नहरों के लिए, सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है किसके लिए, नहरों के लिए। कारण समतल भूमि है, आसानी से सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चंबल बेसिन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो ये है। दूसरी चीज, अगर बेसिन का हम देखें तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, भराव क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो लगभग 9700 मीटर, वर्ग मीटर, मीटर एक स्क्वायर, इतना इसका भराव क्षेत्र, किसका, चंबल नदी का भराव क्षेत्र, मतलब कि इतना बेसिन फैला हुआ है, ठीक है, इसका। लेकिन लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर, 4.5 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना इस क्षेत्र को हमने नहीं गिना इसमें,
हमने बस इसको ही गिना है 9,700 में, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो 4.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 4.5 नहीं, 4500 वर्ग किलोमीटर, और 4.5 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर, ठीक है, जमीन देखते ना हम वो। तो ये ध्यान रखना आप, तो 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ बीहड़ ही फैले हुए हैं। और बीहड़ बनने, बीहड़ क्या पहले थे क्या? नहीं, बने हैं बाद में, बीहड़ों का निर्माण हुआ है। क्यों हुआ है? यही स्थिति जो हमने बताई, यही होते हैं बीहड़। जब नदी तेज बहाव के साथ जाती है ना, तो क्या करती है कि जो उसके जो किनारे होते हैं ना, किनारों को काट काट के ले जाती है, उसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। मतलब कि एक बड़े क्षेत्र को, एक बड़े चट्टानी भूभाग को अपने साथ बहा के ले जाती है। क्या होता है फिर कि जैसे नदी जा रही है ना इस तरह, ये सीधी जा रही है, तो क्या होता है कि यहाँ से गहराई हो, तो फिर क्या होता है कि इस तरह हो जाती है चीज़ें, यहाँ पे मतलब कि एक नलिका बन जाती है। तो बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ बन जाती है वहाँ पे, उन्हीं को बोला जाता है नलिका प्रदन। और फिर वो कहीं ना कहीं डाकुओं को रहने की जगह बन जाती है। तो डाकुओं की जो शरण इसलिए बोली जाती है वो कहाँ पे? चंबल नदी को ही बोला जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्में बन गई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार फिल्म है वो। पान सिंह तोमार का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे भी ये वो फिल्म इसके ऊपर, ये इसी जगह पे बनी हुई है, बिहड़ों के ऊपर। अब देखना, बनास नदी में एक डांग क्षेत्र, सॉरी, चंबल नदी में डांग क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने। क्या होता है कि जैसे ये गड्ढा बन गया ना इस तरह, इस तरह बन गया, पहले यहाँ पे क्या था? जमीन थी, लेकिन अब नली का अपरदन हुआ, क्या हुआ? इस तरह एक गड्ढा बन गया बहुत बड़ा। तो यहाँ पे जो मिट्टी थी ना पहले, तो वो तो स्थिर थी, लेकिन इस गड्ढे बनने के कारण क्या हुआ कि इधर से जो पानी आ रहा है वो इस मिट्टी को बहा बहा के भी नदियों में ले गया। तो यही होता है डांग, डांग क्षेत्र बोला जाता है ना, करौली, डांग की रानी करौली, उसको बोला जाता है। कारण क्या है कि जो गौ नदी का क्षेत्र बना है, उसके ऊपर जो मिट्टी थी ना, वो बहा बहा के कहाँ पे, उस क्षेत्र की सारी मिट्टी नदी ने अपने साथ लेके कहाँ पे चली गई? यमुना में चली गई। तो जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो चंबल नदी द्वारा किया गया इस क्षेत्र में, वही मिट्टी अवनलिका अपर्दन के द्वारा वापस उसी नदी में बहकर कहाँ पे चली गई? यमुना नदी में चली गई। तो कहीं ना कहीं डांग क्षेत्र बनने का कारण क्या रहा है? तो ये नलिका अपर्दन रहा है। और दूसरी चीज, बीहड़ों का बनना। तो सबसे ज्यादा बीहड़ आपको मिलेंगे, तो यहाँ तक तो समतल भूमि होगी कोटा तक, उसके बाद सवाई करौली, सॉरी, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये स्थिति बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे आपको? बीहड़ मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? तो डांग क्षेत्र मिलेगा। और डांग क्षेत्र की रानी किसको? करौली को। अब बीहड़ की रानी भी करौली को ही बोलोगे आप, क्यों? क्योंकि बीहड़ों के कारण डांग क्षेत्र बन रहा है, बीहड़ नहीं होते डांग क्षेत्र बनता है क्या? नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा डांग क्षेत्र बनते हैं सवाई माधोपुर में, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो सबसे ज्यादा तो बनते हैं सवाई माधोपुर में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे ना, तो धौलपुर में बनेगा। कारण इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। तो अगर एक जिले के परसेंट निकालेंगे, तो जिले के परसेंट के हिसाब से कौन सा क्षेत्र ज्यादा आएगा? तो धौलपुर का ज्यादा आएगा। मतलब कि ये एक जिला है और एक ये जिला है। अब इसमें भी आधे जिले में बीहड़ बन रहे हैं, इसमें भी आधे जिले में बीहड़ बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ कि अगर परसेंट निकालूंगा ना मैं, ठीक है, तो इन इसके परसेंटेज और इसके परसेंटेज सेम आएंगे ना। क्षेत्रफल अलग है, क्षेत्रफल अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों का क्षेत्रफल सेम है, लेकिन परसेंटेज तो एक ही आएंगे ना। ये भी आधे क्षेत्र में, आधा का मतलब 50% पे, ये भी आधे क्षेत्र में मतलब 50% पे। तो लेकिन क्षेत्रफल अलग आएगा इनका, इसका ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा, लेकिन परसेंटेज सेम आएंगे। तो इसी तरह ये धौलपुर मान लो इसको आप, तो धौलपुर में लगभग ज्यादा परसेंटेज आएंगे और इसमें कम परसेंटेज आएंगे। कारण क्या है? क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो धौलपुर ज्यादा होगा, और एरिया के हिसाब से अगर देखें तो सवाई माधोपुर ज्यादा होगा। चंबल बेसिन का था। अब गाइड में देख लेते हैं एक दो पॉइंट और क्या इंपोर्टेंट हमें मिल जाए तो, बाकी तो हो गया, यही ठीक ही था। एक मिनट, होगा तो अगले क्लास में देख लेंगे हम, इसमें मिल रहा है। बाकी ये था बेसिन, किसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।